नमस्कार। तो आज पोल ऑफ एग्जिट पोल पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी नगमा मौजूद हैं और आज जो पोल ऑफ एग्जिट पोल का एक सार निकलकर सामने आ रहा है कि बीजेपी मजबूती से गुजरात में वापसी करती हुई दिख रही है, आम आदमी पार्टी मजबूती से दिल्ली में एमसीडी में आती हुई दिख रही है, कांग्रेस को रिप्लेस करती हुई दिख रही है और हिमाचल के जो संकेत वो मिले हैं उसके अनुसार ऐसा लग रहा है कि वहां पर बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी। जो रिवाज बदलने की बात जयराम ठाकुर कर रहे थे वो होगा, लेकिन जो तमाम विश्लेषक हैं, चुनाव विश्लेषक, वो कह रहे हैं कि अब ये तमाम एग्जिट पोल हैं, इसमें कितना यकीन करें या ना करें। नगमा, बिल्कुल। तो ये आप इस वक्त देख रहे हैं कि एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, क्योंकि हम जो आपको दिखा रहे हैं वो एग्जिट पोल का पोल है, यानी कि उसका सार है, उसका हम औसत आपको बता रहे हैं, जिसके मुताबिक जैसा निधि ने बताया कि ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में झाड़ू जो है वो जोरदार तरीके से चली है। यानी कि दिल्ली में जो केजरीवाल ने कैंपेन चलाया था कि हमारी सरकार और पार्षद भी केजरीवाल का, लगता है कि वो कामयाब होगा, क्योंकि फासला काफी ज्यादा है। बीजेपी के को जो वोट मिलता हुआ दिख रहा है और जो आम आदमी पार्टी को दिख रहा है, लेकिन गुजरात में वापसी एक बार हो रही है बीजेपी की। हालांकि वहां पर जो पोलिंग परसेंट है वो बहुत घटा है और हिमाचल प्रदेश में, वैसा निधि बता रही थी अभी, कि वहां पे बीजेपी आ सकती है, लेकिन वहां पर अभी तक जो एग्जिट पोल आए हैं काफी नेक एंड नेक भी दिखाई दे रहा है, कड़ा मुकाबला है और हो सकता है कि यहां पे कुछ उलटफेर हो। तो एग्जिट पोल में ये साफ दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो गुजरात में तो अपनी झाड़ू नहीं चला पाई है और जो लिख कर दिया था केजरीवाल ने, जो वादा किया था 92 सीट्स का, वो कोई खास उत्साह शायद नहीं जगा पाया है। जिस तरह से था कि अगर खाता भी खुल जाता है तो अरविंद केजरीवाल उसको किस तरह से सामने पेश करेंगे वो अहम हो जाता है। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ खास मेहमान मैं आपको बता दूं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आलोक वत्स तो है ही हमारे साथ स्टूडियो में, साथ ही आपको बता दें संजीव सिंह प्रवक्ता कांग्रेस, आशीष रंजन चुनाव विश्लेषक, हेमंत अत्री वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जी मौजूद हैं। निधि, कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, तो चर्चा के पहले क्या हम कुछ प्रतिक्रियाएं एक बार देख लेते हैं, जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं। जैसे कि सीआर पाटिल हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी की रिकॉर्ड जीत होने जा रही है, जो मतदान है वो संपन्न हुआ उसके बाद। संजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपने जयराम ठाकुर की बात की, तो वो सब सुन लेते हैं एक बार पहले। भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा का इलेक्शन जो लड़ रही थी वो सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही थी और रिकॉर्ड करने के लिए लड़ रही थी। और पार्टी के बजाय जब मतदाता ये लड़ाई अपने ऊपर ले लेते हैं तो एक रिकॉर्ड बनता है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिकॉर्ड सीटों के साथ बनेगी, ये मेरा मानना है। मैं तो ये मानता हूँ कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, एग्जैक्ट पोल में जब नतीजे आएंगे तो वो इससे बिल्कुल भिन्न होंगे, अलग होंगे, खासतौर से गुजरात के मामले में। गुजरात में अप्रत्याशित परिणाम आएगा, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी, ऐसा परिणाम आएगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे गुजरात में चारों तरफ परिवर्तन का नारा गूंजा है। दिल्ली के अंदर निश्चित रूप से एग्जिट पोल के नतीजे हमारे लिए काफ़ी उत्साहजनक हैं, लेकिन जब परिणाम आएंगे तो आप देखिएगा इससे भी बड़ी संख्या में सीटें आएंगी। तो मैं समझता हूं कि हम लोगों को 8 तारीख का इंतजार करना चाहिए और एग्जैक्ट पोल के नतीजे जो आएंगे वो ज़्यादा सही और सटीक होंगे। देखिए, एक तो हम देख रहे हैं जो एग्जिट पोल में जो चीज़ देखने को आ रही है उसमें अधिकांश एग्जिट पोल में एक बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बहुमत में भारतीय जनता पार्टी उसमें आ रही है, चाहे वो वोट शेयर की बात है, चाहे वोट शेयर के अलावा जो सीट्स की बात है। लेकिन कुछ एक दो जगह ऐसा भी है जहां कांटे की टक्कर का जिक्र किया है, 1-2 सीट पर आगे पीछे ऐसी करके बात कही गई है। मैं समझता हूं कि अभी हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए 8 तारीख तक, जब तक परिणाम नहीं आया है उस पर हम ज्यादा बोलें। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं कि हिमाचल में सरकार भाजपा की बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। जयराम ठाकुर आश्वस्त नहीं, वो कह रहे हैं 8 तारीख तक का इंतजार कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये पोल ऑफ एग्जिट पोल है। तो आलोक जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में, पहला सवाल आप ही से। बीजेपी एक बहुत राहत महसूस कर रही है कि गुजरात में तो दोबारा प्रदर्शन वापसी उसकी हो रही है, लेकिन क्या चिंता की बात है जिस तरह से एमसीडी में बिल्कुल सफाया नजर आ रहा है बीजेपी का? देखिए, गुजरात और हिमाचल के बारे में हम पहले दिन से आश्वस्त थे कि हम वहां रिकॉर्ड बनाएंगे। यहाँ 32 साल का शासन होने जा रहा है गुजरात में, जो अपने आप में एक अभूतपूर्व समय है।
32 साल तक किसी एक पार्टी को काबिज रखना और वहां के लोगों को उस ढंग से सेटिस्फाइड करके लेके चलना, ये अपने आप में एक अद्भुत काम हुआ है। और यही इतिहास हम हिमाचल में भी दोहराने जा रहे हैं। हम निश्चित तौर पर वहां भी सरकार बनाएंगे। अभी जो आपके एग्जिट पोल दिखा रहे हैं एमसीडी के चुनाव, मैं इससे पूर्णतः सहमत नहीं हूं, लेकिन अगर ऐसा होगा तो जनता सर्वोपरि है। जो जनता हिमाचल में देखा आपने, हिमाचल में मुकाबला वहां उलटफेर हो सकता है। हिमाचल में जो कई एग्जिट पोल आए हैं उसमें 24, 34, 20, 30 मतलब इस तरह के अलग अलग, और जहां पे कई में तो कांग्रेस थोड़ी आगे भी दिखाई दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वहां नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है मुझे एडमिट करने में कि हिमाचल वॉज अ क्लोजली फॉट कंटेस्ट। वहां पर कोई एक तरफा नहीं था, जो भी कारण रहे हों, लेकिन हम वहां चाहे 4 से ही सही, 6 से ही सही, हम वहां सरकार बनाएंगे, बहुमत की सरकार बनाएंगे। रही बात गुजरात की, तो वहां इट्स गोइंग टू बी क्लीन स्वीप। वहां कहीं कोई मुकाबला नहीं है किसी से। जो लोग भी हमारे ऑपोजिशन में आएंगे वो 20, 30, 35 सीट से ऊपर नहीं जा पाएंगे। लेकिन आलोक जी, एमसीडी जैसे चुनाव में, जो स्थानीय निकाय के चुनाव है, उसमें इतने सारे मुख्यमंत्री, इतने सारे केंद्रीय मंत्री, इसके बावजूद इस तरह का अगर नतीजे आते तो वाकई में चिंता की स्थिति है कि दिल्ली तो देश की राजधानी है, देश की धड़कन है। देखिए निधि जी, चुनाव को बीजेपी कभी छोटा नहीं समझती है। हम बहुत सीरियसली हर चुनाव लड़ते हैं, और हमारे जैसे आप लड़ाई में जाती हैं तो जितने आपके पास आर्सेनल होते हैं सबका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, और हमारे यहाँ डिसिप्लिन है। कोई प्रधानमंत्री है लेकिन उसके पहले वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। आप देखिए प्रधानमंत्री के स्पिरिट को। आज गुजरात की आग ठंडी नहीं हुई और वो दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं 2024 के चुनाव के लिए। तो वी आर ऑलवेज इन इलेक्शन मोड। हम बराबर इलेक्शन की तैयारी में रहते हैं, क्योंकि हमारे जो वर्कर हैं अगर उनको हम काम में नहीं लगा के रखेंगे। पर जब आप गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में इतने आप खुद कह रहे हैं रिकॉर्ड बनेगा, इतना लंबा शासन है, पर दूसरे लोगों को भी हम इन्वॉल्व करें इसमें कि गुजरात में जिस तरह का बीजेपी का शासन रहा, आशीष रंजन आप वहां पर करीब से देख रहे हैं राजनीति, क्या वो काफी था? क्योंकि सारा जो है कि अच्छा काम किया वो वाली बात, तो उसमें फिर कहीं ना कहीं एक घबराहट दिखी आम आदमी पार्टी, और ऐसा ऑप्टिक्स था कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी का मुकाबला है, पर कांग्रेस की वहां पर अच्छी पकड़ है और प्रधानमंत्री को वहां पे इतने रोड शोज, इतनी सभाएं करनी पड़ी गुजरात में जाकर, तो इतनी आश्वस्त नहीं रही बीजेपी यहां पर कि ये हमारा गढ़ है और यहां हम जीतेंगे, और काफी एक नाक की लड़ाई गुजरात बनी हुई है। देखिए नगमा जी, गुजरात की पॉलिटिक्स को 3 चीजों से समझिए। पहली बात ये कि कैडर बेस्ड पार्टी जो एकदम से कांग्रेस और बीजेपी पे एक स्ट्रांग कैडर बेस्ड पार्टी है। पिछले चुनाव को देखिएगा तो, या उसके पहले भी 2-3 चुनाव विधानसभा चुनाव देखिए तो 40% के आसपास वोट शेयर दोनों पार्टियों के बीच में रहा। बावजूद कांग्रेस पिछड़ते रही है और भाजपा पावर में रही है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि अर्बनाइजेशन काफी ज्यादा है गुजरात में। 47% के आसपास अर्बन सीट्स हैं और वहां पे एक तरीके से बीजेपी स्वीप कर जाती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मोदी फेनोमेना आपको समझना पड़ेगा। गुजरात ऑलरेडी एक डेवलप्ड स्टेट है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले 20 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया, सब अर्बनाइजेशन काफी बढ़े, तो उसका एक पिक्चर जो है विजिबिलिटी बढ़ी, प्लस लोगों के जो लैंड एक्विजिशन हुए तो उससे बेनिफिट मिले, और एग्रीकल्चर पहले से कैश क्रॉप पे डिपेंड है, तो इसलिए आमदनी है। ये जो इन्फ्लेशन, महंगाई, ये सब चीज की बात हो रही है, कई बार हम चुनाव रिजल्ट में छोटे छोटे मुद्दे को जो लोगों को सताती है उसको इग्नोर कर जाते। महंगाई मुद्दा है, सब जगह है, लेकिन क्या महंगाई चुनाव हरा देगी? इसके पीछे कई सारे और पहलू को देखना पड़ेगा। क्या महंगाई इतना इंपैक्ट कर रही है लोगों को कि लोगों को लग रहा है कि सरकार ही बदल देनी चाहिए? तो इनकम जो है गुजरात में वो लोगों के पास ठीक ठाक है, और इसलिए महंगाई मुद्दे हैं लेकिन उतना इंपैक्ट नहीं करता है जिससे कि सत्ता बदल जाए। दूसरी चीज, जो सबसे बड़ी चीज जो मैं जिस तरीके से इलेक्शन को देखता हूं वो वोटों के संदर्भ में देखता हूं, वोट शेयर में। जब मैं कह रहा था कैडर बेस्ड पार्टी, तो गुजरात में बीजेपी जो है वो 48-49% की पार्टी है। पिछले कई चुनाव को देख लीजिए तो उससे कम नहीं आई है। अब उसको हराने के लिए कांग्रेस को, जो अगर पीछे का विधानसभा का चुनाव का आधार बने, तो 4% वोट शेयर का स्विंग चाहिए था, जो कि क्लियरली नहीं दिखती है। बिल्कुल आशीष जी, मैं आपको इसलिए मैं रोक रही हूँ क्योंकि और लोगों को भी लेकर आना है, और आपने जिस तरह से कहा कि महंगाई मुद्दा नहीं चलेगा, कांग्रेस के संजीव सिंह हमारे साथ हैं।
संजीव नहीं, मैंने जी कहा जो महंगाई मुद्दा है, लेकिन उससे सरकार ठीक बदल है, जाएगी ठीक ये है। कहना बहुत संजीव जल्दी। सिंह, ये जो एग्जिट पोल्स आए हैं, कांग्रेस इससे क्या सीख ले रही है? ना आप गुजरात में आपने पूरा प्रचार किया, आप अपने शीर्ष नेतृत्व को भूल जाइए, सिर्फ आपके स्थानीय नेता जो थे वो ही दंबर लगाते रहे, उसके बाद कुछ सीटें आती हुई दिख रही हैं, लेकिन एक मैसेजिंग जो आपने कांग्रेस के कार्यकर्ता को दी है वो बहुत उदास करने वाली है। निधि जी, आज एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये एग्जिट पोल पे हम चर्चा कर रहे हैं। 8 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक चीज देखने में आई है कि जब जब चुनाव में वोटिंग परसेंटेज गुजरात में कम हुए तब तब गुजरात में बीजेपी की सीट कम हुई है। और आज भी आपने देखा कि 2017 के मुकाबले वोट परसेंट कम हुए हैं, जो अभी सूचना मिली है। सीट तो बड़ी है, 99 थी, आपकी सीट 44 से कम होती हुई दिख रही है, बीजेपी की 99 से ज्यादा दिख रही है। सीटें निधि जी 2002 से अगर तुलना करें, जो एक रिकॉर्ड जीत को बीजेपी लगातार दर्शाती है, तो लगातार गिरती चली आई और आपने देखा कि 99 पाके रुकी। और आपको अच्छी तरह ख्याल होगा कि 2017 में दोपहर तक, जब तक सूरत के परिणाम नहीं आए थे, तो कई चैनलों पे ये चलने लगा था कि गुजरात में कांग्रेस सरकार बनाती दिख रही है। वो सूरत के जो परिणाम आए, हम उस पर ज्यादा देर चर्चा नहीं करेंगे, जीएसटी को लेकर जिस तरह से व्यापारियों का विरोध था। तो आज जो गुजरात की जो समस्या है, अब ये बताइए कि गुजरात में मोरबी की घटना से लेकर के दो बार पूरा मंत्रिमंडल तक चेंज हुआ, 27 साल का जो शासन था उसमें 27 रैलियां प्रधानमंत्री को करनी पड़ी हैं। और आज आपने देखा कि चुनाव आयोग को लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी ने सवाल किया, हम 25 को लेकर के जिस तरह से। लेकिन यहाँ पे एक ये बार बार आप सही कह रहे हैं, आप सीटें आपकी अगर हम पहले 2002 से देखें तो सीटें कांग्रेस की बढ़ती हुई हैं, लेकिन कांग्रेस का ऐसा लगता है कि ज्यादा बिना कुछ प्रदर्शन किए कुछ इलाके जो आपके लिए मजबूत रहे वहां पर आप मजबूती बनाए रहे। राहुल गांधी अगर अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान थोड़ा गुजरात भी चले जाते, जिन राज्यों में चुनाव रहा वहां पर चले जाते, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ी और इससे ऊर्जा मिलती? हमारे साथ हेमंत अत्री भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। तो हेमंत जी, आपका इसके ऊपर क्या आकलन है? कांग्रेस की जो ये भारत जोड़ो यात्रा, जहां पर सबसे बड़े स्टार प्रचारक अगर हम कांग्रेस के कहें, और पूरा कांग्रेस की जो ताकत है वो उस भारत जोड़ो यात्रा में लगी हुई है, तो क्या गुजरात जैसे राज्यों में कुछ और राहुल गांधी को ध्यान देना चाहिए था? नगमा जी, निश्चित तौर पे देखिए, राहुल गांधी बेशक खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन राहुल गांधी आज भी उनके नंबर 1 लीडर है। इसमें तो कंफ्यूजन कांग्रेस में किसी को है या देश के स्तर पे किसी को नहीं। लेकिन यहां नगमा जी सवाल दूसरा है, कांग्रेस पार्टी, जो मैं बार बार एक बात कहता हूं कि चुनाव कैसे नहीं लड़ना चाहिए कोई कांग्रेस से सीखे, और चुनाव कैसे लड़ना चाहिए वो कोई बीजेपी से सीखे। आज चुनाव के दिन भी प्रधानमंत्री जिस तरीके से 3 किलोमीटर पैदल मार्च कर रहे थे, वो अपने आप में एक मिसाल है। वो उसमें एथिक्स है नहीं है, वो एक अलग पक्ष। मैं तो इसमें नगमा जी दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, वो कुछ और है। आप 2024 की लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस पार्टी ने दी। 2019 के बाद उन्होंने अपने दम पर एक भी सरकार नहीं बनाई है किसी भी राज्य के अंदर, 2019 लोकसभा चुनाव के बाद। अब अगर आप गुजरात चुनाव के अंदर बेहतर प्रदर्शन कर पाते और जी जान की बाजी लगा पाते, तो पूरे देश का नैरेटिव भारत यात्रा के साथ, भारत जोड़ो यात्रा के साथ और मजबूत होता कांग्रेस पार्टी का। ये अवसर उन्होंने खो दिया। नंबर 1, राहुल गांधी ने 2 सभाएं की केवल, और राजकोट की सभा में तो वो वोट मांगना ही भूल गए, उन्होंने चुनाव का जिक्र नहीं किया। अब मैं कुछ बात नगमा जी बहुत महत्वपूर्ण डेटा एनालिटिक्स के हिसाब से कहना चाह रहा हूं आपको, जो फैक्ट्स पे। पिछले 5 चुनाव के अंदर अगर आप देखेंगे, जब भी गुजरात के अंदर वोट परसेंटेज कम हुआ है, चाहे नॉमिनली कम हुआ है, उसमें बीजेपी को नुकसान हुआ है। और मैं आपको ईयर वाइज बहुत ब्रीफ में बताना चाह रहा हूं। 1998 में 5% पोलिंग घटी थी केवल 1998 में, और बीजेपी की 4 सीटें घटी, कांग्रेस की 8 बढ़ी। मैं 98 की बात कर रहा हूं। 2007 में आप देखेंगे 2% वोट घटी थी, बीजेपी की 10 सीट घटी और कांग्रेस की 5 बढ़ी। 2017 की आप बात करें, 3% वोट घटी थी केवल, पोलिंग की बात कर रहा हूं, और उसमें बीजेपी की 16 सीटें घट गई और कांग्रेस की 16 बढ़ गई। एक ये पक्ष है। अब दूसरे पक्ष पे आइए, जब पोलिंग बढ़ी है, जब पोलिंग बढ़ी 2002 में, उसमें 2% पोलिंग बढ़ी केवल, लेकिन बीजेपी की सीट बढ़ी 10 सीटें बढ़ गई और कांग्रेस की 2 घटी। इसी तरीके से 2012 की अगर आप बात करेंगी तो 13% वोट बढ़ी थी पोलिंग, और उसमें बीजेपी की 2 सीट बढ़ी और कांग्रेस की 2 घटी। ये डेटा एनालिटिक्स है, ये मैं और नगमा जी या निधि जी कुछ नहीं है, ये इतिहास है, ये तथ्यों पे आता है। मेरा केवल ये कहना है कि अभी इस बार तो मतलब 10% पोलिंग कम हुई है, तो वो भी क्या दिखाता है कि इतनी ज्यादा जो पोलिंग कम हुई है, उससे इससे जाहिर है कि कोई किसी तरह का वेव नहीं रहा किसी एक पार्टी के पक्ष में।
5% के आसपास पोलिंग कम हुई है पिछली बार की तुलना में। और इससे एक बात साबित होती है कि इतना जोर लगने के बाद भी गुजरात के अंदर, ये जो गुजरात आंकड़े में जो कुछ चुनाव देर का पहले चाव तक होता आए है थे ना, उसके मुताबिक कुछ 10% बताया जा रहा है हेमंत जी, 10% कम हुई है पोलिंग, और वो बहुत चिंतनीय है कि 10% कम होती है। बहरहाल एक ब्रेक ले रही हूं यहाँ पे, और उसके बाद अनुराग ढांडा भी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के। एमसीडी की बात, एमसीडी जहां पर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी बहुत जोर शोर से एमसीडी पर काबिज होने वाली है दिल्ली में कम से कम। तो चर्चा कर रहे हैं पोल ऑफ एग्जिट पोल्स पे, जिसके मुताबिक गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की वापसी तय लग रही है, लेकिन दिल्ली के एमसीडी चुनाव जो हैं वहां पर आम आदमी पार्टी भारी वोटों से जीतेगी। अगर कोई बड़ा उलटफेर हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी ऐसा दिखाई दे रहा है जो एग्जिट पोल्स का सार है। लेकिन हिमाचल में मुकाबला नेक टू नेक है, और हमारे साथ चर्चा के लिए यहाँ तमाम नेता मौजूद हैं। मैं आम आदमी पार्टी को इसमें शामिल करना चाहूंगी। अनुराग ढांडा हमारे साथ हैं। उम्मीद के मुताबिक रहा आपके लिए दिल्ली का जो एग्जिट पोल अभी दिख रहा है, अनुराग? देखिए, मुझे लगता है कि जो तमाम एग्जिट पोल नंबर्स दिखा रहे हैं दिल्ली के अंदर, वो अभी भी कम है। जब नतीजे 7 तारीख को ये सामने आएंगे, जो हमारे पास ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, बिल्कुल एक तरफा वोटिंग इस बार दिल्ली के अंदर हुई है। और जो विधानसभा चुनाव में आपने जिस तरीके के नतीजे देखे थे, ये उससे कहीं बेहतर होने जा रहा है एमसीडी चुनाव के अंदर। क्योंकि आप नैरेटिव में ले लीजिए, नेतृत्व में ले लीजिए, मुद्दों में ले लीजिए, किसी भी चीज में कोई किसी के पास जवाब नहीं था, ना भारतीय जनता पार्टी के पास, ना कांग्रेस के पास। जो मुद्दा तो इतने सारे आपको मुश्किलें बीच में आई, सत्येंद्र जैन का मुद्दा रहा, उनके जेल में जाने का मुद्दा रहा, लेकिन आपको लग रहा है कि इन सब मुद्दों पर वो कूड़े का पहाड़ जो है वो भारी पड़ा? देखिए, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि आप फील्ड पर, आपके भी रिपोर्टर सब गए, वोटिंग वाले दिन भी गए। किस बारे में लोग बात कर रहे थे? लोग ये बात कर रहे थे कि गलियों का कूड़ा कैसे साफ हो सकता है, ये कूड़े के पहाड़ कैसे खत्म हो सकते हैं, ये लेंटर के लिए जो 1 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं हर लेंटर के लिए, वो कैसे खत्म हो सकता है, वो भ्रष्टाचार कैसे बंद हो सकता है। किसको दिलचस्पी है किसी के सीसीटीवी कैमरे में, किसी के कमरे में झांकने में? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस सब में दिलचस्पी होती है। वो रोज एक वीडियो प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें तो लगता है कि दिल्ली के अंदर उनको पार्टी बंद करके एक वीडियो प्रोडक्शन कंपनी खोल लेनी चाहिए, दिखाएं रोज रोज। अनुराग जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, यमुना में भी झाग नजर आ रहा था और भ्रष्टाचार की बात करके बीजेपी सामने रख रही थी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी आम आदमी पार्टी की अगली चुनौती क्या होगी दिल्ली में, क्योंकि जो 7 सांसद हैं वो तो बीजेपी के साथ हैं। तो आम आदमी पार्टी किस तरह से अपने आप को दिल्ली में आगे और मजबूत करना चाहेगी? देखिए, दिल्ली के लोगों ने बहुत क्लियर कट तरीके से इस चुनाव में ये बता दिया है कि दिल्ली के दिल में अब आम आदमी पार्टी बसती है। अब चाहे वो लोकसभा चुनाव हो आने वाला, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो एमसीडी के चुनाव हो, सब जगह पर लोग ये चाहते हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा में जीत करके काम करके दिखाया, वैसे ही एमसीडी में भी करके दिखाया आम आदमी पार्टी, वैसे ही लोकसभा में भी यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव भेजे ताकि दिल्ली के लोगों की आवाज बन सके। तो मुझे लगता है कि अब ये बहुत क्लियर कट लोगों के दिमाग में है। दिल्ली में एक तरीके से एक वोट बैंक इस तरीके का बन चुका है जो ये चाहता है कि आम आदमी पार्टी के तरीके से काम हो। आलोक जी, डर है, ठीक है अनुराग, क्या ये डर है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से बीजेपी का एमसीडी में सफाया हो गया, तीनों जो वो थे विभाग उनको सम्मिलित कर कर एक बनाया गया, जिस तरह से आम आदमी पार्टी बढ़ रही है आगे, एग्जिट पोल्स में हम देख रहे हैं गुजरात में भी खाता खोलती हुई नजर आ रही है, क्या एक नई चुनौती बीजेपी के सामने है जो तेजी से मजबूती से आगे बढ़ रही है? देखिए, हमारे लिए कोई भी विपक्ष एक चुनौती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे विभिन्न क्षेत्रीय दल हो। हमारे लिए हम चुनावी मोड में हर वक्त रहते हैं, और अगर यहाँ पर इन लोगों ने इस तरीके की कोई कवायद करके अगर सीट जीती है तो इलेक्शन में जीत हाथ लगा रहता है। एमसीडी से बीजेपी का सफाया वो जिस तरह का दिख रहा है यहाँ पर, तो ह्यूज मार्जिन है, 134-35। अब उसके आगे सफाया सबका इस्तेमाल लंगवा जी आप कर रही हैं। नहीं, एग्जिट पोल ऑफ पोल्स है उनके हिसाब से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बहुत बड़ा फासला है। अभी मुझे विश्वास है कि पोल ऑफ पोल्स में इस तरीके का झाड़ू हमारे ऊपर नहीं चल पाएगा। कितनी उम्मीद है आपको? उम्मीद पर तो जमाना जीता है, तो हम उम्मीद कैसे छोड़ दें? हाँ, उम्मीद पर ही हम गुजरात भी जीत रहे हैं, उम्मीद पर ही हम हिमाचल भी जीत रहे हैं। पर गुजरात में तो आपकी जीत दिखाई दे रही है इस पोल ऑफ पोल के हिसाब से भी। पर अनुराग ढांडा, आप लोग कह रहे हैं कि सिर्फ ज्यादा नंबर बढ़ेंगे। हम 2 से शुरू हुए लोग हैं, 303 पे आए, तो आप लगातार इलेक्शन मोड में रहते हैं, सही बात है, क्रेडिट हम नहीं, हमारा पूरा पार्टी। बिल्कुल, आपका मतलब आप नहीं, आपका मतलब कि आपकी जो पूरी पार्टी है। पर अनुराग, आप लोगों को क्या उम्मीद है? आपको इसकी सीटें आपकी और बढ़ सकती हैं, तो कितनी तक जाएगी आप यहाँ दिल्ली में?
देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये बिल्कुल एक तरफा वोटिंग हुई है दिल्ली के अंदर, और 200 के ऊपर ये आंकड़ा जाकर के 200 के रुकेगा, ऊपर। और ये टुकड़ा साफ होने जैसा होगा भारतीय जनता पार्टी का। आप देखिएगा दिल्ली में, गुजरात में भी ये एग्जिट पोल के नंबर्स जो हैं, इससे बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंट। चलिए, हम सबको शायद 7 तारीख का इंतजार करना चाहिए। हेमंत अत्री, आपसे आम आदमी पार्टी का जो ये उभार हो रहा है, अगर आप गुजरात में कहें तो किस तरह से आपका आंकलन, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तो चुनाव प्रचार शुरू किया था, लेकिन उसके बाद नहीं गए अरविंद केजरीवाल, हिमाचल में इतना सक्रिय नहीं रहे, लेकिन गुजरात में किस तरह से देख रहे हैं उभार को आप? देखिए निधि जी, जो हिमाचल प्रदेश है, ये से एग्जिट पोल्स कुछ भी कहते रहे, अगर आपको 2017 याद हो और शाम को 9 बजे का समय याद हो निधि जी, तो एक चैनल ने एग्जिट पोल दिखाया था हरियाणा का, 79 से 82 सीट दिखाई, और मैं और आप डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा था कि 41 सीट भी नहीं आएंगी, 40 आएंगी, वो 40 ही आएंगी। हिमाचल प्रदेश मैंने 26 साल कवर किया है, हिमाचल की नस नस को मैं जानता हूं। हिमाचल प्रदेश के अंदर इस बार 100% कांग्रेस पार्टी की सरकार बहुमत में आने जा रही है, पहली बार। कारण केवल साफ है, आम आदमी पार्टी ने बहुत ही पंप एंड शो के साथ बहुत शानदार आगाज किया, लेकिन वो अंजाम तक नहीं ले जा पाए। अगस्त के बाद उन्होंने वो चुनाव ही छोड़ दिया एक तरीके से, पहली बात तो ये। और 2019 के बाद ये पहला चुनाव होगा किसी स्टेट के अंदर जब कांग्रेस अपने दम पर सरकार में आ सकती है। और अगर आपने हिमाचल के सीएम की बाइट भी देखी हो जो नकबा जी ने दिखाई, उसमें भी वो चीज कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है। कारण समझिए क्या है वहां पर, एक तो आम आदमी पार्टी नहीं चल पाई वहां, और दूसरा जो ओल्ड पेंशन थी ना, ओल्ड पेंशन स्कीम, हिमाचल देखिए बहुत छोटा स्टेट है और वहां कर्मचारी बहुत निर्णायक रहते हैं, उनकी जो भूमिका है उसी के कारण कांग्रेस पार्टी वहां पहले भी कभी जीरो नहीं। और दूसरा, उन्होंने वीरभद्र सिंह जी की रिसेंटली डेथ हुई, उनकी लिगेसी पे चुनाव लड़ा, उनकी पत्नी अध्यक्ष हुआ। और अगर पिछले साल की आप बात करेंगे, 3 विधानसभा और 1 लोकसभा का बाई इलेक्शन हुआ था हिमाचल प्रदेश में, और सब में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। अब आप गुजरात की बात कर रही है, गुजरात के अंदर एक बात बड़ी साफ है कि जो ये सीटें दिखाई जा रही है आम आदमी पार्टी, देखिए दिल्ली से मैं सहमत हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी एमसीडी में स्वीप करने जा रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन गुजरात में जो आम आदमी पार्टी की सीटें दिखाई जा रही है, वो सीटों में कन्वर्ट होती मुझे नहीं लगती, जो ग्राउंड रिपोर्ट वहां पर। अगर आशीष रंजन से पूछे यही सवाल नगमा, तो अगर आप ताजा आंकड़े देखेंगी आज के रूरल एरियाज जो कांग्रेस, चलिए आशीष से इसके बाद एक ब्रेक ले लेते हैं हम, और उसके बाद लौटेंगे और बात हिमाचल की भी करेंगे। इन दोनों जगह पे तो बहुत साफ है कि एमसीडी चुनाव में क्या हो रहा है, बीजेपी में क्या, गुजरात में क्या हो रहा है, लेकिन हिमाचल में मुकाबला दिलचस्प है, वहां पे तस्वीर बदल भी सकती है। तो दिल्ली कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी ने एमसीडी चुनावों के एग्जिट पोल्स को एक तरह से खारिज कर दिया। नगमा, आज वोट भी नहीं डाल पाए, जिस दिन वोट डालने का बात थी, वोट तक नहीं डाल पाए थे। जी, तो इसी के लिए कांग्रेस का जो यहाँ पर प्रदर्शन रहा है, उसे देखते हुए वो चुनावों के एग्जिट पोल को खारिज कर रहे हैं, जिसमें ये दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल स्वीप कर रही है। उन्होंने कहा है कि हमारे इंटरनल सर्वे के हिसाब से एमसीडी में 60 से 70 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है। नमस्कार साथियों, जिस तरह से दिल्ली एमसीडी के एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, मैं इस एग्जिट पोल को पूरी तरह से खारिज करता हूं। और मैं अभी भी बोल रहा हूं, दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली वासियों ने कांग्रेस को अपना प्यार दिया है, मोहब्बत दी और मेरी चमकती दिल्ली पे विश्वास किया है। कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में अभी भी मैं बात कर रहा हूं, 60 से 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। हाँ, लेकिन सवाल ये उठता है, जो भाजपा और ये अरविंद सत्ता में पहुंचने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया, परिसीमन किया गया, चुनाव को टाला गया, उसके तहत जिस तरह से कल मैंने देखा बहुत सारे लोगों की, लाखों लोगों की वोट काट दी गई, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसमें कहीं ना कहीं वो साजिश दिखती है कि शायद चुनावी जीतने के लिए इस तरह की प्रक्रिया को अपनाया गया। पहले चुनाव टाले गए, फिर परिसीमन में सीटें घटाई गई और अब लाखों लोगों की वोट काट दी गई। लेकिन अभी भी कहता हूं, ये दावे झूठे साबित होंगे। धन्यवाद। तो जो एग्जिट पोल या पोल ऑफ पोल्स हम दिखा रहे हैं, और एग्जिट पोल अलग अलग तरह के आए हैं, तो गुजरात कांग्रेस के नेता अर्जुन मोढवाडिया ने एग्जिट पोल्स पर सवाल उठाते हुए कहा है कि गुजरात में लोग कैमरे पर सच नहीं बोलते। देखो, क्लीन स्वीप तो 2017 में भी दिया था, लेकिन बीजेपी 99 पर वो सिमट कर रह गई थी और सिर्फ 10 सीट का फासला रह गया था। उससे ज़्यादा इश्यू इस दफ़ा है। और गुजरात ऐसा स्टेट है कि जहां माइक के सामने या दूसरे अननोन लोगों के सामने लोग सच नहीं बोलते, इतने दबे हुए एनवायरनमेंट यहाँ है। तो जो सच
में जो आएगा पिक्चर वो तो 8 तारीख को है, और उसमें हम 100% इस दफा मेजोरिटी लाएंगे और सरकार बनाएंगे। उधर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा है कि जनता ने तय कर लिया है कि वो एक नया इतिहास बनाना है। लोकशाही के ये उत्सव को गुजरात के लोगों ने और मजबूत बनाया है, खूबसूरत बनाया है। भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता ने साथ में मिलकर एक नया इतिहास लिखना तय कर लिया है। पिछले 27 साल से चल रहा ये संबंध आने वाले दिनों में और बेहतरीन होने जा रहा है। तो गुजरात में एक तरह से तस्वीर इस वक्त साफ लग रही है, इसलिए बीजेपी उत्साह में है कि 27 साल का जो एक रिकॉर्ड है वो अब और आगे बढ़ेगा। इधर एमसीडी में आप नजर आ रही है, लेकिन हिमाचल में अभी तस्वीर बहुत साफ नहीं है। बिल्कुल, और एमसीडी के नतीजे 7 तारीख को आएंगे और गुजरात हिमाचल के नतीजे 8 तारीख को आएंगे। तब तक के लिए नतीजों का इंतजार कर लेते हैं। नमस्कार।